गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी मैथ के 10th क्लास की समरी को करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के इस 10th क्लास में उससे एग्जाम्पल जितने हैं, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, फिर उस पर बेस्ड जो भी एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं उसको समझेंगे। तीसरे नंबर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने दिए गए हैं उनको हम करेंगे, यानी एक्सरसाइज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर हम एक्सरसाइज को करेंगे। यह स्टेप होगा हमारे एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स है इसको सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नंबर टर्म हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं ताकि वो चीज़ें हमको समझ में आए। हम बार बार इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे जो भी टर्म हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है आपके नेचुरल नंबर। ये क्या है, पहले इस टर्म को समझते हैं। चैप्टर का मैं नाम लिख देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं कहते किसको हैं। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बारे में समझ लीजिए। स्टार्टिंग में जब मैथ का प्रादुर्भाव हुआ तो किसी को ये नहीं पता था कि यह गणित का ही प्रादुर्भाव है और यह चल के आगे इतना विस्तृत रूप रख लेगा। चीज़ों को गणना करने के लिए एक सिस्टम का निजात किया गया जिसको हमने नाम दिया मैथमेटिक्स, यानी कि विद्वानों ने नाम दिया था उस चीज़ को मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना। तो गणना हमेशा ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिसकी मदद से किसी वस्तु की गणना की जाए। तो पहले के लोग जो है नेचुरल प्रकृति से ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, इसलिए सबसे पहला गणना का नाम दिया उन्होंने नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। अब हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या वह संख्या है जिससे किसी भी वस्तु की गणना की जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं यह मेरे हाथ में एक पेन है, अब फिर मैं कहूं यह मेरे हाथ में 2 पेन है, फिर कहूं यह मेरे हाथ में 3 पेन है, तो हमने क्या किया, इन वस्तुओं की गणना करने के लिए जिस नंबर का निजात किया उसी को बोला जाता है काउंटिंग नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जिससे किसी भी वस्तु की गणना की जाए उसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से हम श्रृंखलाबद्ध क्रम में आगे बढ़ते चले गए। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर का पहला नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जहाँ तक आप सोच सकते हैं वह सभी नेचुरल नंबर हैं। अब यहाँ पर आती है बात कि इस नेचुरल नंबर के सबसे पहला नंबर क्या है, यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, यानी कि लीस्ट नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। और सबसे लार्जेस्ट
लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे लार्जेस्ट तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहां पर कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, वह एकदम इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि सबसे बड़े नंबर को ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। सबसे छोटा नेचुरल नंबर आप कहेंगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। अब नेचुरल नंबर के क्रम में जैसे ही हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हमने पढ़ा, तो 10 एक संख्या ऐसी आई जिसमें एक जीरो भी है। बट हमने कहा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, जीरो से तो है नहीं, तो ये जीरो कहाँ से आ गया। अब इसको हम क्या नाम देंगे, तो सभी विद्वानों ने इसको एक नया नाम दिया, क्योंकि एक श्रृंखला तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बनी गई थी। अब उसका नाम तो हमने नेचुरल नंबर रख दिया था, अब दोबारा जब जीरो को भी शामिल करना पड़ा तो उसका एक नाम दिया गया, उसको कहा गया होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है, यानी कि अगर मैं कहूं कि इसमें जीरो को भी शामिल कर लें तो यह हो जाता है होल नंबर। अब कहेंगे कि नेचुरल नंबर बार बार प्राकृत संख्या इतनी बड़ी बड़ी ऐसे थोड़ी लिखेंगे, उसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म होगा। तो आप कहेंगे जब भी आप प्राकृत संख्या को लिखेंगे नेचुरल नंबर को, और कैपिटल N से उसको डिनोट करते हैं, यानी कि डिनोटेड बाय कैपिटल N। अगर कहीं भी कैपिटल N लिखा गया है तो आप कहेंगे कि वह नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक उस नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अब आया होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एकदम पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब हो कि जिसमें नेचुरल नंबर के अलावा जीरो भी शामिल हो, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा गया। तो इनको भी डिनोट करने के लिए कोई सिंबल होगा, तो आप कहेंगे हाँ, होल नंबर को डिनोट करने के लिए W का हम कैपिटल W का हम यूज करते हैं। यदि हमको कहीं कैपिटल W लिखा मिले तो हम कहेंगे यह होल नंबर लिखा गया, यानी कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ तक तो हमने दो चीज़ों को समझ लिया कि होल नंबर क्या, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। अब जैसे ही मैथमेटिक्स और आगे की तरफ बढ़ा तो लोगों ने कहा कि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन के सभी मार्क्स हैं, यानी कि सभी नंबर पॉजिटिव श्रृंखला के हैं। तो अगर निगेटिव लिखना होगा फिर हम किस श्रृंखला में लिखेंगे उसको, क्योंकि हमने तो नेचुरल नंबर बनाया पॉजिटिव, फिर होल नंबर बनाया, और अभी जीरो को हमने केवल शामिल कर लिया। तो विद्वानों ने एक और नाम दिया इंटीजर। इंटीजर में इसके सभी निगेटिव नंबर को भी शामिल किया गया। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि ऐसा अंक जो पूर्ण हो, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी है, तो आप कहेंगे जीरो तो है ही, जीरो तो है ही। अब जीरो के बाद अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, अब मैं कहूं कि यहां पर -1, -2, -3, -4 यह सभी नंबर इनफाइनाइट तक शामिल कर लिए जाएं तो ये कौन सा नंबर बनेगा, तो आप कहेंगे ये इंटीजर हो जाएगा, यह पूर्णांक संख्याएं होंगी। यानी पूर्णांक संख्याएं में जीरो से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन के जितने नंबर हैं और जीरो के लेफ्ट वर्ड में जितने निगेटिव डायरेक्शन के नंबर हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, तो आप कहेंगे डिनोटेड बाय
आई, कहीं कहीं आपको आई मिलेगा कैपिटल आई या जेड, कहीं कहीं आपको कैपिटल आई मिलेगा, कहीं कहीं जेड मिलेगा। तो इसके अगर यहाँ कैपिटल जेड या आई मिले तो आप समझिए कि वह इंटीजर है। अब इसमें दो कैटेगरी, अगर कहीं पर आपको जेड की पावर प्लस में हो तो आप ये कहेंगे कि इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसको क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे इसको पॉजिटिव इंटीजर। ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर यहां पर जेड के ऊपर जेड की पावर में माइनस हो तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे निगेटिव। निगेटिव इंटीजर्स वे सभी इंटीजर जो निगेटिव हैं, वो तो निगेटिव इंटीजर हो गया। और अगर मैं इंटीजर की ही केवल बात करूं तो उसके पावर में कोई भी साइन सिंबल नहीं होगा, वह जो है पूरे ग्रुप को यानी इंटीजर ग्रुप को दर्शाएगा, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव प्लस जीरो को, यानी कि उस श्रृंखला को पूरे को दर्शाएगा अगर उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। अब इतना हमने तो सीख लिया। फिर आगे और जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें कुछ और नंबर्स निजात किए गए, जैसे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या चीज़ है, अब इसको भी समझ लेते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जब भी पढ़िए इसको तो पेन और कॉपी के साथ हमेशा पढ़ें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट की लगे आपको उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद थोड़ी देर बाद जब आपका ये सेशन ख़त्म हो जाए तो अपनी बुक को खोल के एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए अब सीखते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर रेशनल शब्द जो है रेशियो से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना है, आप कहेंगे रेशियो। अब रेशियो क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। ऐसे नंबर्स जिसको बटे में लिखा जा सके, यानी कि 1/, में लिखा जा सके, अर्थात मैं कहूँगा P/Q के रूप में लिखा जा सके। अच्छा, रेशियो कहते किसको हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनमें जो बटे के रूप में लिखे जाएं और जिनमें केवल एक ही संख्या उभयनिष्ठ हो। तो आप कहेंगे कि अच्छा, अगर मैं कहूँ 12 और 12/24, क्या यह रेशियो में है, तो आप कहें नहीं, यह रेशियो में लिखा गया, बट इसका ये जो है परफेक्ट रेशियो नहीं है। अब इसको परफेक्ट रेशियो होगा 1/2। इसमें केवल एक ही कॉमन होना चाहिए। अगर हमने एक से ज़्यादा कुछ कॉमन है तो उसको हम डिटेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन था, यहाँ पर 12x1 और 12x2, यानी कि यह 12 जो है इसमें कॉमन था। तो कॉमन को हम हटा देंगे, केवल इसमें इन दोनों संख्याओं में एक ही कॉमन होगा। एक ही संख्या उभयनिष्ठ होगी, यानी कि सिंगल 1। तो इन दोनों को क्या आप कह सकते हैं, तो आप कहेंगे ये को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें केवल और केवल एक कॉमन हो, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए अब आगे की तरफ देखते हैं। अब हमने सीखा कि रेशियो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो हम इसके और टर्म को देखते हैं। ये कहा गया है P and Q,
बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ध्यान दीजिए, अब बिलोंग्स टू का साइन है, यानी कि अगर मैं कहूं 1 2 3 4 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ध्यान दीजिए, बिलोंग्स टू का मतलब है 1 2 3 4 बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि किससे बिलोंग कर रहा है? आई से। यह एक ग्रुप है, और इसी ग्रुप का एक पार्ट है ये। ए पार्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप का एक भाग है ये चीज। यह बिलोंग किससे कर रहा है? आई से। 1 2 3 4 बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इंटीजर के अंदर 1 2 3 4 समाहित है। यानी कि अगर मैं इस सिंबल की बात करूं, इस सिंबल की बार बार बात होगी, तो आप इसको जानें कि बिलोंग्स टू, तो इसको पढ़ा जाएगा कि 1 2 3 4, अगर श्रृंखला में ऐसे दिया है तो आप इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 बिलोंग्स टू आई। अब यहां इसी प्रकार पढ़ेंगे P एंड Q बिलोंग्स टू आई, यानी इंटीजर। आई भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं। अब हमने आई लिखा तो निगेटिव मान भी हो सकता है, पॉजिटिव मान भी हो सकता है। आइए अभी आगे समझते हैं। अब हम कहें कि Q का एक रिस्ट्रिक्शन है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, P बाई Q के रूप में लिखा गया है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि अंश हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 नहीं है तो P की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर दीजिए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वह रेशनल नंबर होगा, लेकिन इंटीजर ही होना चाहिए। आइए अब आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हमने कहा कि P एंड Q, P हमने कोई इंटीजर रखा, इंटीजर का मतलब हमने कहा कि 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव सभी नंबर रखे गए। तो अगर हमने कहा कि P को हम 0 रख देते हैं और Q को हम कुछ भी पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं, तो बताइए कि यह रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, ऑफ कोर्स यह रेशनल नंबर है, क्योंकि इन कसौटियों पर एक खरा उतर रहा है। कैसे? P एक इंटीजर है, तो आप कहेंगे हाँ, P के वैल्यू में 0 है और 0 एक इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है, -1 इंटीजर है, क्योंकि Q की वैल्यू 0 नहीं है, -1 है, इसलिए यह रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ कहेंगे कि इसमें जब भाग देंगे, जानते हैं आप, किसी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा इसका मान, तो यह भी कह सकते हैं कि 0 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि यह क्या है? रेशनल नंबर है। तो आप कहीं भी देखें तो यह कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है। आइए अब इस चीज को तो हमने सीख लिया कि 0 एक रेशनल नंबर है। अब हमने कहा कि अगर हमको कहा गया 7 -7 बाई 2 लिख दिया जाए तो क्या यह रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यह रेशनल नंबर है, क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर कोई भी इंटीजर रख दीजिए, यह रेशनल नंबर है। फिर हमने कहा एक नंबर और ले लिया हमने कि 11/3, क्या यह रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यह भी रेशनल नंबर है। फिर हमने लिया एक नंबर 123/71, क्या यह रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यह भी रेशनल नंबर है। एक एग्जाम्पल और हमने लिया -23/7, क्या यह रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यह भी रेशनल नंबर है, क्योंकि Q
डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 7 है, तो यह रेशनल नंबर है। अब इस तरह से हमने देखा, तो हमने एक और नंबर लिया। अब ध्यान दीजिएगा इस नंबर को, एक नंबर लिया कि 23/0। क्या यह रेशनल नंबर है? कहेंगे कि यह रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? यह नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वह नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि इससे हम किसी भी संख्या में भाग दें, नॉट डिफाइन होगा तो रेशनल नंबर का मतलब ही नहीं होता। अब इस कसौटी पर देखिए खरा उतर रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो है, पहला वाला एकदम करेक्ट है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 है, इसलिए यह कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे यह इरेशनल नंबर है। अर्थात 0 अगर आ गया तो कोई भी नंबर न्यूमिनेटर में होगा तो वह इरेशनल नंबर होगा। चलिए, इतना चीजें हमने समझा। अब हम इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। चलिए, अब रेशनल नंबर तो हमने सीख लिया, अब आया उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? इसी का जस्ट उल्टा, ऐसे नंबर जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। विच इज a नंबर नॉट रिटन P/Q फॉर्म, ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, तो फिर ऐसे कौन से नंबर हैं? तो आप सीधे कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको छोड़ के अगर वह अंडर रूट में है, यानी कि इस फॉर्म में है, और यक्स डज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, अगर अंडर रूट के फॉर्म में है और यक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वह सभी नंबर रेशनल नंबर होंगे। अब आगे हम इसको इरेशनल नंबर होंगे। यह कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब हम आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे यह इरेशनल नंबर होते हैं, क्यों अंडर रूट में रखने पर इरेशनल नंबर आता है, और कैसे हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अभी तक यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ लिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। आगे 2 टर्म आपको दिया गया है, एक है लेमा और दूसरा है एल्गोरिदम। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। लेमा क्या है? लेमा एक प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसके आधार पर, यानी उसको यूज करते हुए हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट, यानी कि हमको क्या करना है, ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है और उसके आधार पर हम दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लेमा। आइए अब उस चीज को हम और विस्तृत समझेंगे। यह चीज क्या होती है कि जैसे हमने एक श्रृंखला लिखा, जैसे हमने एक भाग विधि लिखी 2 7 8 लिखा हमने, 2 4 जा
8, यहाँ आ गया 0। अब 8 को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि 2 से 4 में गुणा करेंगे, 2 से 4 में गुणा करेंगे और 0 को जोड़ देंगे तो हमें यह चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह क्या है? यह प्रूव्ड स्टेटमेंट है। फिर इसी के आधार पर रख के और स्टेटमेंट को हम प्रूव्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि लेमा। आइए अब सीखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप। यह क्या चीज है? यह भी तो एक प्रकार का वेल डिफाइंड स्टेप्स है। इसी को यूज करेंगे हम, which give a procedure for solving type of problem। यानी कि यह तो एक स्टेप है, फिर हमने दूसरा स्टेप यूज किया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर तीसरा स्टेप हमने यूज किया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर चौथा स्टेप किया और चौथे स्टेप में हमको फाइनल रिजल्ट मिला। तो ये किस सीरीज से कैसे सीरीज बनी? वो डिफाइन स्टेप्स की सीरीज बनी। यानी कि वह जो प्रोसीजर हमने अपनाया है, यह प्रोसीजर ही एल्गोरिदम कहलाता है। यानी कि यहाँ से जो प्रोसीजर या डिफाइन जो प्रूव स्टेटमेंट है उसके आधार पर दूसरा प्रूव्ड किया, दूसरे के आधार पर तीसरा प्रूव्ड किया, तीसरे के आधार पर चौथा प्रूव्ड किया और फिर हमको रिजल्ट मिला। तो ये जो प्रोसीजर हमने अपनाया उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। आइए अभी इसको जब एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं तो चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? इस चीज को समझते हैं। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने विभाजन की एक पद्धति का निजात किया और उन्हीं के नाम पर पड़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं कि यह क्या चीज है, कैसे कैसे इसको डिफाइन किया है इन्होंने, कैसे कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि यह क्या चीज कह रहा है। अब ये सबसे पहले हम ये समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसमें दो टर्म है ए एंड बी। ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ए एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पहला हमने स्टेटमेंट यह नोट किया। अब कह रहा है क्यू एंड आर इसी में विद्यमान है। क्यू एंड आर इसके एक पार्ट हैं, यानी कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह क्या है? यह भाग विधि है। अब कैसे है अभी यहाँ पर स्टेप वाइज हम समझेंगे। ये कह रहा है 0 इज लेस देन और इक्वल आर इज लेस देन बी। अब ध्यान से इधर देखिए, थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने कहा कि 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 आ गया, 2 1 जा 2, अब यहाँ पर 0। अब हमने कहा 2 से हमने 3 में भाग दिया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। अब हमने क्या किया, 2 से 4 में भाग दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप कहेंगे कि यह जो है सबसे पहला, यह क्या है? भाजक। हिंदी में कहते हैं भाजक, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। हिंदी में इसको भाजक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। तो यह 2 क्या है? तो आप कहेंगे यह तो डिविडेंट है। डिविडेंट का मतलब होता है भाज्य, वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाए
उसको कहते हैं भाज्य। यह डिविडेंड है, तो यह क्या है, आप कहेंगे यह कोसेंट है। कोसेंट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे भागफल। यह जीरो क्या है, तो आप कहेंगे जीरो तो रिमाइंडर है, शेष। आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आई होगी। यहां पर क्या होता है, तो आप कहेंगे यहां डिवाइजर होता है। यहां क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां डिविडेंट होगा। और ये इस जगह पर क्या होगा, आप कहेंगे कोसेंट होगा। और नीचे जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा। अब इन्हीं स्टेप्स को हम यूज करते हुए किसी भी भाग विधि को, यानी कि किसी भी डिवीजन प्रक्रिया को अपनाते हैं। आइए अब इस दो को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दो को प्राप्त करने के लिए कहेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी चीज को लिख दीजिए यहीं पर। डिविडेंड क्या है, 2 है। डिवाइजर क्या है, 2 है। कोसेंट क्या है, 1 है। रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो मिल तो गया ये। बस यही स्टेप से वहां पर डिफाइन किए गए हैं। अब आइए यहां पर देखते हैं, यह पहला वाला था, यह दूसरा है और यह तीसरा। चलिए पहला वाला तो हमने देख लिया, अब पहले यहां पर करते हैं दूसरे वाले का। दूसरे वाले में 3 प्राप्त करना है हमको, क्या करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1। तीसरे वाले में क्या करेंगे, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, यानी रिमाइंडर तो 0 आया है ना, तो हम इसको इसी प्रकार से यहां लिख देंगे। यह चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब ध्यान देने वाली बात कि यहां पर रिमाइंडर केवल 1 बचा हुआ है और रिमाइंडर 0 बचा हुआ है। इसके अलावा अगर फिर मैं 5 में भाग दूं 2 से, यानी कि 2 से हमने 5 में भाग दिया तो 2 टाइम जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी कि फिर मैं अगर 4th स्टेप में ये कहूं कि 5 को प्राप्त करना है तो कहेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं एक बार 0 आया, फिर एक बार 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, यानी कि इस श्रृंखला में एक से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है, क्योंकि जो डिवाइज़र है वह 2 है। 2 तो रिमाइंडर कभी बचेगा नहीं। यदि यहाँ 2 आ जाता तो एक बार में वो भाग देते तो कट जाता, यानी कि 2 से छोटा जितने भी नंबर्स हैं वही रिमाइंडर बच सकते हैं। तो आप कहेंगे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जो रहेगा वह 0 है और 1 है। 2 से छोटा 0 और 1 है, तो यही 2 नंबर बच सकते हैं रिमाइंडर। क्या 2 बचेगा रिमाइंडर, तो आप कहेंगे 2 तो रहेगा ही नहीं, 2 रिमाइंडर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर रहेगा तो एक बार में भाग चली जाएगी, यहाँ पर जैसे गया है। तो इसलिए रिमाइंडर केवल 0 और 1, यही 2 नंबर रिमाइंडर होंगे। अच्छा, अब अगर हम कहें कि 3, अगर हम कोई संख्या 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने रिमाइंडर आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब हमने कहा कि अगर हमने कोई नंबर लिया 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उतने ही रिमाइंडर बढ़ जाए हैं, यानी कि 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4।
यानी कि 4 रिमाइंडर बचते हैं। यानी कि 0 को जब हम काउंट कर लेते हैं तो उतने ही संख्या के बराबर रिमाइंडर होंगे। यानी कि 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 ही रिमाइंडर बच सकते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर बचेंगे, 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 रिमाइंडर बचेंगे। 6 रिमाइंडर का मतलब 5 तक पीछे की सभी संख्याएं 0 से लेकर 5 तक। अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक रिमाइंडर बच सकते हैं। आइए अब इसी के आधार पर हम इसको प्रूव करते हैं। यह चीजें आपके समझ में आई होंगी। चलिए अब देखिए, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने कहा कि a और b एक इंटीजर है, और कौन से इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 के बाद जो भी शुरू हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो सब पॉजिटिव इंटीजर। आइए अब कहते हैं कि यदि a इज ग्रेटर देन b, एक टर्म देता है कि a इज ग्रेटर देन b, a b से अधिक है, तो आप इसको जब भाग देने की प्रक्रिया होगी, यानी कि हम इस डिवीजन प्रमेयिका को यूज करेंगे, तो कहेंगे यूज्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे UDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को जैसे हमने यूज किया तो छोटे से बड़े में भाग दिया जाएगा, यानी b से हम a में भाग देंगे। अब कोसेंट जो प्राप्त हो रहा है वो q हो रहा है, और रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है? r हो रहा है। यानी कि हमने डिवाइजर को b माना, a हुआ उसका डिविडेंड, और q हुआ कोसेंट, r हो गया रिमाइंडर। अब इसको इसी फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे कैसे? आप कहेंगे, अच्छा ध्यान दीजिएगा, b ध्यान देने वाली बात हम देखते हैं कि r की वैल्यू क्या क्या होगी। r जो है 0 हो सकता है। आप कहेंगे हाँ, केस में हमने देखा है 0 भी हो सकता है r की वैल्यू, r हमेशा जो भी होगा वह b से छोटा होगा, यानी कि हर हाल में यह डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कि जो भाग दे रहे हैं उससे यह छोटा ही होगा हर हालत में। यानी कि आप लिख सकते हैं 0 इज स्मॉलर देन r इक्वल, या तो r के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा r, लेकिन r की वैल्यू b से हमेशा छोटी होगी। r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा r। ध्यान में दीजिए, ये देखिए 0 की वैल्यू r के बराबर हो सकती है, और यदि नहीं है तो 0 से वह बड़ा होगा r, लेकिन r हमेशा b से छोटा ही होगा। चलिए एक चीज यहां पर हमको a मिल गई। अब इस चीज को हम यहां पर लिखते हैं। a को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? b q प्लस r, यही तो करेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर क्या है? डिविडेंड। तो एक फॉर्म तो हमको ये मिला और एक ये मिल गया 0 r स्मॉलर देन b। 0 इज ए स्मॉलर एंड इक्वल, 0 स्मॉलर है या छोटा है या बराबर है r के, और r हमेशा छोटा रहेगा b के। यह चीज़ें आपके समझ में आई होगी। और इसी के ये जो फॉर्म है इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लॉन्ग डिवीजन का जो प्रोसेस है, यानी कि लंबी भाग विधि है यूक्लिड डिवीजन
लेमा। इसके आधार पर यानी कि जो भाग विधि है उसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह HCF फाइंड आउट करने की एक लंबी भाग विधि प्रक्रिया है। दो धनात्मक पूर्णांक C और D, C इज ए ग्रेटर देन D, तो HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया कि C एंड D बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि C और D क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब कह रहा है C इज ग्रेटर देन D, यानी कि D से हम C में भाग देंगे, Q प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर R होगा। R या तो 0 हो सकता है और या तो 0 से बड़ा हो सकता है, बट रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, यानी कि इस फॉर्म में होगा। अब कह रहा है कि यदि यह रिमाइंडर 0 हो जाता है, ये फर्स्ट स्टेप है, कहता है यदि फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइजर ही उनका HCF होगा। अभी कह रहा है कि यदि पहले प्रयास में यानी फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो यह डिवाइजर यानी कि D क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये पहला था। यदि यह डिवाइजर यह रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप कह रहा है R डज नॉट इक्वल टू 0। यदि R 0 नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर यही R यह R बन जाएगा डिवाइजर और यह डिवाइजर बन जाएगा आपका डिविडेंड और कोसेंट Q1, यानी कि कोसेंट का कोई वैल्यू इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप वही लेमा वाला यूज करेंगे, यानी कि R को हमने बना दिया क्या? डिवाइजर, D को बना दिया हमने डिविडेंड और Q1 कोसेंट हो गया। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया यह R1 आया। अब यहाँ कहता है कि यदि R1 इक्वल टू 0 हो जाए, R1 इक्वल टू 0 हो जाए तो HCF जो होगा R हो जाएगा HCF। R यदि R1 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी R1 को हमने 0 बना दिया तो R हो जाएगा इसका HCF। यदि अब तीसरा स्टेप कहते हैं यदि R1 डज नॉट इक्वल टू 0, यदि R1 0 नहीं होता है, यानी R1 0 नहीं होता है, फिर वही नेक्स्ट प्रोसेस इसी तरह से हम यूज करेंगे। R1 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर कोसेंट Q2 हो जाएगा, यहाँ पर R3 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, सॉरी
R2 हो जाएगा। यानी कि जब R रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो ये इससे पहले वाला लास्ट डिवाइजर उसका HCF होगा। आइए अब इसको हम समझते हैं ए स्टेप से। यहाँ पर इस स्टेप को बताया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। ये कह रहा है C&D यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं जहां पर C = DQ + R हो। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर मैं स्टेप करता हूं और को समझाता हूं। कह रहा है C and D belongs to पॉजिटिव इंटीजर, C is greater than D, D से हमने भाग दिया C में, Q और रिमाइंडर R प्राप्त हुआ। यह प्रोसेस हमने किया। यहां पर फर्स्ट वाला ही कह रहा है। अब R की वैल्यू 0 भी हो सकती है और या तो 0 से बड़ी होगी बट D से हमेशा छोटी होगी। यह चीज यहां पर कहता है। दूसरे स्टेप में कहता है, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में कहता है यदि R = 0 हो जाए, यदि R 0 हो जाए तो D पूर्णांक C और D का HCF होगा। यानी कि यह D HCF होगा। किसका? C और D का। यानी कि HCF ऑफ C and D। आप इस तरह ऐसे कह सकते हैं कि HCF ऑफ C and D क्या है? HCF D है। D किसका HCF बनेगा? C और D का HCF बन जाएगा। यानी कि लास्ट डिवाइजर ही उसका HCF होगा। अब आइए, अब तीसरे स्टेप में ये कह रहा है, तीसरा स्टेप पकड़ते हैं, R does not equal to 0। अब कहता है कि यदि हमने कहा कि R 0 है ही नहीं, एक बार 0 हमने मान लिया कि 0 है तो D हमारा HCF हो गया, लेकिन हमने कहा कि HCF 0 है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पर D C Q या R, फिर यह हो जाएगा डिवाइजर, यह हो जाएगा डिविडेंट और Q1 हो जाएगा कोसेंट, R1 हो जाएगा रिमाइंडर। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग हमने कर दिया दूसरे चरण का। ये फिनिश हुआ। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, यानी कि यह प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। यानी कि यह शेषफल 0 ना हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक का मतलब होता है डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर वांछित HCF होगा, यानी कि लास्ट डिवाइजर ही उसका HCF होगा। अब ये कह रहा है एल्गोरिदम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF C and D, HCF D and R, यानी कि C and D का HCF जो होगा वही D and R का HCF होगा। अब आगे चलेंगे तो हम इसको समझेंगे। C and D का जो HCF होगा, HCF C and D इक्वल टू HCF D and R। C and D का जो HCF होगा वही D and R का HCF होगा। कैसे होगा वो आगे चल के हम अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यह चीज़ें इसमें बताई गई है। यानी कि आपने यह सीखा कि एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो लास्ट डिवाइजर हुई उसका HCF होगा।
आइए अब हम आगे के चरण को देखते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके 4, 5, 455 और 42 को हल कीजिए। अच्छा, अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? लेमा का यूज़ करना है और एल्गोरिदम तक हमको पहुंच जाना है। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 455 एंड 42 बिलोंग्स टू इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, आप कहेंगे हाँ पॉजिटिव इंटीजर है। आप यहाँ एक भी कह सकते हैं 455 इज ग्रेटर देन 42, यानी 455 इज ग्रेटर देन 42। चलिए अब क्या करते हैं कि 455 डिवाइडेड बाई 42, हमने क्या किया 42 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 42 से जब हम डिवाइड करेंगे 455 को, तो देखिए अब रिजल्ट क्या मिलेगा। 1 टाइम जाएगा यहाँ 42, 3 बच जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला 35। अब रिमाइंडर क्या है 42 से छोटा है और रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर हम लेमा का प्रयोग करेंगे। लेमा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे यह बन जाएगा डिविडेंट। तो डिविडेंट यहाँ बनेगा तो 42 हो जाएगा। तो 35 से भाग दीजिए, 35 से कम 35, 35 हो गया और 7 बचा। अब यहाँ 7 आया है, यह 0 नहीं है, यानी रिमाइंडर अब भी 0 नहीं है। फिर हम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, लेमा का प्रयोग करेंगे, यानी कि 35 7 5 जा 35, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका लास्ट डिवाइजर क्या है, आप कहेंगे 7, तो इसका लास्ट डिवाइजर ही इसका HCF होगा। यानी कि लास्ट डिवाइजर will be HCF of these number। यानी कि HCF इक्वल टू 7। HCF क्या आ गया आपका 7 आ गया। अब देखिए स्टेप्स कितने हमने, ये प्रोसीजर हमने अपनाया है। प्रोसीजर अपनाया किसका, एल्गोरिदम का। स्टेप्स अपनाए हमने लेमा का। अब कितने स्टेप्स हैं उसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 स्टेप्स 455 इक्वल टू 42 इंटू 1। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए यहाँ 0 होगा, एक 0 प्लस 35, यानी कि 455 प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया 42 इंटू 10 प्लस 35, तो हमको मिल जाएगा 445। फर्स्ट स्टेप्स हमने लेमा का यूज़ किया। अब दूसरा स्टेप्स हम करेंगे। अब इसमें किससे भाग दिया गया, 35 से 42 में भाग दिया गया, तो 42 प्राप्त करना है हमको। 35 इंटू 1 प्लस 7, दूसरा स्टेप्स हो गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अब तीसरा स्टेप्स क्या करेंगे, 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, यानी तीसरे स्टेप में हमको क्या मिल गया 0। अब जब तीसरे स्टेप में हमको 0 मिला तो रिमाइंडर क्या मिला, लास्ट डिवाइजर क्या है 7। 7 हमारा लास्ट डिवाइजर है।
7 इसका लास्ट डिवाइजर है। जब 7 लास्ट डिवाइजर है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, सेवन इसका लास्ट डिवाइजर है, क्योंकि यहां पर 0 मिल गया। अब देखिए कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है, आपको यह प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। यहां हमने भाग दिया तो 42 कहां आ रहा है, यहां पर। रिमाइंडर कहां आ रहा है, यहां पर। कोसेंट हट जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में यह पिछली बार एक क्या था आपका, आप यहां देखिए यह डिवाइजर था, 42 डिवाइजर था। इस बार यह डिविडेंट बन गया है। फिर अगले स्टेप में यह डिवाइजर था, यहां पर यह डिविडेंट बन गया। अब देखिए रिमाइंडर यहां पर 35 था, अब यहां पर यह बन गया है डिवाइजर। रिमाइंडर जो है डिवाइजर बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां रिमाइंडर ये डिवाइजर बन गया। बस इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि फर्स्ट का जो है डिवाइजर डिविडेंट बनेगा, यहाँ सेकंड में डिवाइजर, यहाँ डिविडेंट बन जाएगा। रिमाइंडर डिवाइजर बनेगा, फिर यहाँ पर रिमाइंडर डिवाइजर के प्लेस पे आएगा, यानी डिवाइजर बन जाएगा। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम 0 को प्राप्त करते हैं, रिमाइंडर 0, तो लास्ट डिवाइजर इसका HCF होगा, यानी लास्ट डिवाइजर विल बी HCF। लास्ट डिवाइजर इसका HCF होगा। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी।